बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे अपने रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि एक बहुत पुराना कानून है और हमारे देश आजाद होने से पहले का कानून है। मैं आपको बड़े ही सिंपल शब्दों में पहले चैप्टर का ना, पूरे चैप्टर में जो चीजें हमें पढ़नी है उसका एक रूट मैप समझेंगे। मतलब आज की क्लास में जो हम समझने वाले हैं चैप्टर का रूट मैप समझने वाले हैं कि चैप्टर में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्या क्या कॉन्सेप्ट पढ़ने और क्यों पढ़ने हैं। तो पहले बिल्कुल ओरली सारी चीजें धीरे धीरे स्टार्टिंग के 10 मिनट में समझते हैं और फिर चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन ये आता है कि रजिस्ट्रेशन जो है, रजिस्ट्रेशन किस चीज का हो रहा है? तो रजिस्ट्रेशन जो यहाँ पे होगा वो होगा प्रॉपर्टी का। किस चीज का रजिस्ट्रेशन होगा? प्रॉपर्टी का। अब प्रॉपर्टी भी दो तरीके की होती है, वन इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी एंड सेकेंड वन इज अ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अभी तक आपने सुना होगा कि मेरे भाई ने एक फ्लैट परचेज किया है, तो जैसे भाई फ्लैट परचेज करता है तो फ्लैट की रजिस्ट्री कराने जाते हैं, है ना? फ्लैट की रजिस्ट्री कराने जाते हैं। क्या मेरी बात से सहमत है सारे बच्चे कि जैसे ही फ्लैट परचेज करते हैं तो फ्लैट की क्या कराने जाते हैं? रजिस्ट्री। भाई जब रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो फ्लैट को सिर पे रख लेते हैं और लेकर रजिस्ट्रार ऑफिस में पहुंचते हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस गेट खोलना जरा कि फ्लैट की क्या करानी है? रजिस्ट्री करानी है। कि ऐसे होता है? नहीं, इसका मतलब हम गलत है। फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं होती है, फ्लैट के डॉक्यूमेंट्स की रजिस्ट्री होती है। फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं होती, फ्लैट की ओनरशिप की रजिस्ट्री होती है, फ्लैट की टाइटल की रजिस्ट्री होती है। दो टर्म मैं आपको सिखाऊंगी, एक होगा ओनरशिप और एक होगा पोजेशन। वन इज अ ओनरशिप और सेकंड वन इज अ पोजेशन। अब मुद्दा ये उठता है कि ये जो रजिस्ट्री कराई जाती है ये कहां पर कराई जाती है और रजिस्ट्री क्यों कराई जाती है? क्यों का लॉजिक समझिए, क्यों का लॉजिक समझिए। आप जिस प्रॉपर्टी में बैठे हो, आप जिस प्रॉपर्टी में बैठ के क्लास ले रहे हो, हमने प्रॉपर्टी परचेज करी हमने, सपोज करिए मिस्टर ए से, हमने उन्हें पैसे दे दिए। पैसे देने के बाद उन्होंने हमें प्रॉपर्टी पे कब्जा दे दिया। कब्जा मतलब पोजेशन, कब्जे का मतलब क्या होता है? पोजेशन। अब आप आराम से बैठ के पढ़ रहे हो, थोड़ी देर बाद क्या होता है? मिस्टर ए आते हैं। मिस्टर ए आके कहते हैं जी कि प्रॉपर्टी खाली करो, इविक्ट करो। हमने कहा क्यों? कि प्रॉपर्टी जो है वो तो प्रॉपर्टी तो मेरी है। हमने कहा प्रॉपर्टी मेरी है, ये प्रॉपर्टी हमने खरीदी है। अब हमने कहा जी हमने प्रॉपर्टी खरीदी है, हमने तुम्हें पैसे दिए। वो सामने वाले कह रहा है नहीं, आप हमारी प्रॉपर्टी क्या करो? खाली करो। अब ऐसे जब हमारे देश में जगह जगह होगा तो लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा, प्रॉपर्टी लेना देना खत्म हो जाएगा। यहाँ पे मुद्दा ये उठता है कि जब भी कभी प्रॉपर्टी खरीदी जाएगी और प्रॉपर्टी बेची जाएगी तो एक व्यक्ति जो प्रॉपर्टी खरीदेगा उसकी ओनरशिप होनी चाहिए। कि ओनरशिप मतलब फ्लैट के ऊपर नाम लिख दिया जाएगा, ये प्रॉपर्टी ऋतिक की है। क्या रजिस्ट्री हो गई? नहीं समझिए जरा कि प्रॉपर्टी में ओनरशिप होनी चाहिए। कि ओनरशिप कैसे? कि फ्लैट के ऊपर नाम लिख देंगे जी यह फ्लैट जो है वो उदित का है, ये फ्लैट जो है आदित्य का है। क्या ऐसे लिखा जाता है फ्लैट के ऊपर? नहीं। तो कहां लिखा जाएगा उसका नाम कि ये फ्लैट आदित्य का है, फ्लैट उदित का है, ये फ्लैट रक्षित का है, ये फ्लैट ए का है, फ्लैट बी का है? ये कहां लिखा जाएगा? तो इन्होंने कहा सरकारी दफ्तर में। इसका मतलब जो ये रजिस्ट्री होती है ये गवर्नमेंट ऑफिस में होती है। कहां होती है जरा बताना? गवर्नमेंट ऑफिस में। पर क्यों होती है? पर क्यों होती है इसका लॉजिक समझिए कि एक बार गवर्नमेंट ऑफिस में जो रजिस्टर है उनके अंदर अगर प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी के आगे जिसका नाम होगा प्रॉपर्टी उसकी होगी। अब जैसे मान के चलिए हम एक नाम ले लेते हैं। आपका क्या नाम है भाई साहब? ये सीधा साधा बच्चा है बहुत। हाँ जी, आप ही का क्या नाम है? हाँ, शाद। अब मान के चलिए शाद को लड़की वाले आए देखने के लिए। लड़की वाले कहने लगे हमें शाद बहुत पसंद है और पूछा आपके नाम पे क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो इन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी में बता नहीं सकता, लड़की वालों से कि प्रॉपर्टी में बता नहीं सकता, प्रॉपर्टी में दिखा सकता हूं। लड़की वाले इंप्रेस हो गए और उनको बिठा के अपनी गाड़ी में पहुंच गए और यमुना एक्सप्रेसवे पे पहुंचे और कहने लगे यहां से लेके और आगरा तक तमाम संपत्ति अपनी है, देखते चले जाना कि यहां से लेकर दूर दूर तक जो निगाहें जारी हैं वो सब प्रॉपर्टी अपनी है। कितना झूठा है ये बच्चा, कितना बड़ा झूठ बोल रहा है। और ये कोई झूठ नहीं है, ये घटना जो है काल्पनिक जरूर है परंतु इसके ऊपर बड़ी सारी सच्ची घटना आधारित है, जो कि लड़के के नाम पे संपत्ति बता के शादी कर ली जाती है कि ये प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी है, एक्स प्रॉपर्टी है, वाई प्रॉपर्टी है। लेकिन आज के डेट में इग्नोरेंस ऑफ लॉ हैज नो एक्सक्यूज। अब हमें देखना है कि ये कह रहा है कि जेपी ने मुझसे खरीदी है संपत्ति, सब मेरे से चल रहा है हिसाब किताब, ये सब मेरी इधर से उधर तक।
मायावती रोज मेरे घर पे आती जाती हैं और अखिलेश यादव मेरे से हाथ मिलाते हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं, बड़ी हुच्ची फेंक रहे हैं। तो कि उसके बाद हमने कहा क्या ये बच्चा सही कह रहा है झूठ बोल रहा है? हमने कहा भैया तू एक काम कर, जहां से हमें लेके आया वही छोड़ के आ। अब हमने देखा है कि प्रॉपर्टी किस जुरिस्डिक्शन में फॉल करती है। पता चला ये प्रॉपर्टी तो नोएडा जुरिस्डिक्शन में फॉल करती है। हम सीधा कहां पहुंचेंगे बताइए, कहां जाके पता लगाएं कि प्रॉपर्टी इनके नाम पे है या नहीं है? बताइए कहां लगाएं पता, बताइए ना कहां पर जाएं। बस इसी बातचीत में ही हम चैप्टर की बहुत सारी चीजें समझ लेंगे। कहां पर जाएं? हम जाएंगे भाई साहब जो हमारी प्रॉपर्टी सिचुएटेड है उसी के जुरिस्डिक्शन के सब रजिस्ट्रार के पास। सब रजिस्ट्रार साहब के पास जाएंगे, वहां पे चेक करेंगे कि संपत्ति किसके नाम है। अगर इनका नाम वहां मेंशन होगा तो एक्चुअल में संपत्ति के मालिक है, और नाम मेंशन नहीं होगा तो ये संपत्ति के मालिक नहीं है। तो इसका मतलब हमारे साथ धोखाधड़ी नहीं होगी। तो इसका मतलब रजिस्ट्री क्यों कराई जाती है? ताकि लोगों का ट्रस्ट बने, धोखाधड़ी ना हो, फ्रॉड ना हो, चीटिंग ना हो, ऑनरशिप में किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना हो। अब एक बात और सुनना, ऑनरशिप का फायदा क्या होता है? अब मेरी एक बात सुनना बड़े ध्यान से और प्यार से। मान के चलिए आप मेट्रो स्टेशन पे हो और मेट्रो स्टेशन पे दौड़ा एक लड़का आया और क्या कहने लगा आईफोन 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 लेना है, आईफोन लेना है, हाँ लेना है। पता कह रहा है 3,000 रुपए में। अभी कौन से वाला चल रहा है जो अपग्रेडेड वर्जन है? अच्छा, अभी नए कानून कौन सा है? नए कानून में ऐसी बात है 16 प्रो, आईफोन 16 प्रो 4,000 रुपए में। जी ललचाए, चार्जर नहीं मिलता 4,000 का यार, यहाँ फोन मिल रहा है 4,000 रुपए में। आपने कहा 4,000 में क्यों बेच रहा? मुझे जरूरत है, मुझे हॉस्पिटल जाना है, पैसे जमा करने, बस बेच रहा हूँ। और ऐसे करके आपका मैनिपुलेशन किया, आपको मैनिपुलेट किया, 4,000 रुपये लिए और फोन आपको दिया और निकल लिया। अब वो जो मिस्टर है आपको फोन देके गया, वो पता कहाँ से लेके आया? मेट्रो चोरी करके लाया, चोरी करके आपको चिपका गया और आप चिपक गए। और अब आपको पुलिस चिपकाएगी ढंग से। पुलिस ने आपको ट्रेस किया, आके पकड़ लिया कि तूने क्राइम किया, चोरी की। वो कह रहा है कसम खा रहा हूँ विद्या की, GIGL की कसम, मैंने चोरी नहीं की, मैं सच्ची कह रहा हूँ, मैंने चोरी नहीं की। आप कितना भी बताओ तो बोलेगा आपने ये फोन कहाँ से लिया? कि मुझे तो मेट्रो में कोई देके गया। तुमने क्यों लिया? कि सर जी ललचाए रहा ना जाए, आत्मा की बात बता रहा हूँ। कि आत्मा कुछ नहीं है, परमात्मा के पास जाना पड़ेगा। कि क्यों? कि तुमने जो फोन खरीदा है ये खरीदा नहीं है, क्योंकि जिससे आपने लिया उसका फोन था ही नहीं। इसका मतलब एक बात सुनिए, जिसके पास वैलिड टाइटल होता है, जिसके पास वैलिड टाइटल होता है वही वैलिड टाइटल ट्रांसफर कर सकता है, बाकी और कोई वैलिड टाइटल ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो हमें जब भी कभी कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है तो वो उसके ऑनर से परचेज करनी है। अगर उसके पास ऑनरशिप नहीं है तो वैलिड ऑनरशिप ट्रांसफर हो ही नहीं सकती। आर यू गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? तो अब हमें यहाँ पे 2-3 बातें समझ में आई। पहली चीज ये कि जब भी कभी हम प्रॉपर्टी परचेज करेंगे तो रजिस्ट्री करानी है। पर क्या हर संपत्ति की रजिस्ट्री करानी है? क्या हर प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करानी है? और मैंने अभी जुरिस्डिक्शन की भी बात करी। अगर प्रॉपर्टी इमूवेबल है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी जहां पर सिचुएटेड है, इमूवेबल प्रॉपर्टी जहां पर क्या है? सिचुएटेड है, उसी के जुरिस्डिक्शन के सब रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्री होती है। उसी के जुरिस्डिक्शन के, क्या बोला मैंने जरा बताना, सब रजिस्ट्रार के पास क्या होती है? रजिस्ट्री होती है। और अगर हम बात करें क्या कहीं और रजिस्ट्री करा सकते हैं? अब देखो मजे में अभी मैंने चैप्टर शुरू किया है, एग्जाम के क्वेश्चन को उड़ा लेते हैं। उड़ा ले एग्जाम के क्वेश्चन को। सुनो जरा, अब क्या है कि एक प्रॉपर्टी जो है वो फरीदाबाद में सिचुएटेड है, ठीक है? कहां पे सिचुएटेड है जरा बताना? फरीदाबाद में। दोनों पार्टीज कहती हैं कि हमें प्रॉपर्टी गुड़गांव में रजिस्ट्री करानी है। स्टेट तो सेम ही है, तो हम इस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कहां पे करा लेते हैं? गुड़गांव में। इज इट पॉसिबल? बताइए क्या ऐसा संभव है? एग्जाम की केस स्टडी आपकी, बस एग्जाम में थोड़ा लिख के डिजाइन से बना देते लंबा चौड़ा सा। कहानी यही है कि प्रॉपर्टी सिचुएटेड कहां एक्चुअल में? फरीदाबाद। जो खरीदने वाला, जो बेचने वाला, दोनों चाहते हैं हमें प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कहां पे करानी है? गुड़गांव में। इज इट पॉसिबल? नेवर एवर। प्रॉपर्टी जहां पर सिचुएटेड है, और प्रॉपर्टी में भी कौन सी वाली प्रॉपर्टी? इमूवेबल प्रॉपर्टी। जहां पर सिचुएटेड है उसी के जुरिस्डिक्शन के सब रजिस्ट्रार के पास हमें रजिस्ट्री करानी है। अगर बहुत ही टेक्निकल हिंदी में बोलूं तो आपने सुना होगा तहसील। क्या आपने सुना है? तहसील, पोस्ट, सुना है ये शब्द?
आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। पहले छोटे बच्चों को यही चीजें सिखाई जाती थी बचपन में ना, पहले छोटे बच्चों को यही सिखाई जाती थी कि बेटा हमारी जो डिस्ट्रिक्ट है वो ये है, हमारा स्टेट ये है, हमारी पोस्ट ये है, हमारी तहसील ये है, ये सब चीजें सिखाई जाती थी। अब क्या सिखाया जाता है, बेटा डोमिनोज के पिज्जा बहुत अच्छा है ना, पनीर वाले मोमोज बहुत अच्छे लगते हैं, लाल चटनी के साथ बड़ा मजा आता है ना, पहले यही सिखाया जाता था। इट मीन्स सब मेरी बात सुनिए ध्यान से, तो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी जहां पर सिचुएटेड है उसके जुरिस्डिक्शन की किस में जरा बताना, सब रजिस्ट्रार के पास क्या कराने जाना है, रजिस्ट्री कराने जाना है। टेक्निकल हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, तहसील। तो तहसीलदार साहब के पास हमें क्या जाना है, प्रॉपर्टी को रजिस्ट्री कराने जाना है। अब अगला क्वेश्चन, लॉ में बड़ी सिंपल सिंपल बातें दी है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है चैप्टर में, देखोगे आप। अब रजिस्ट्री कराने जाएगा कौन, मैं पहले बातचीत कर रही हूं ऐसे, फिर चैप्टर पढ़ेंगे। रजिस्ट्री कराने कौन जाएगा, रजिस्ट्री मानचली मैंने फ्लैट परचेज करा, मैंने अपने छोटे भाई से बोला, ओ भाई आज मेरा एक काम करके आ जा, कि क्या, जा मेरा फ्लैट रजिस्ट्री करवाने जा। इज इट पॉसिबल, वो अपने नाम पे करवा लाएगा? इसका मतलब जिसकी प्रॉपर्टी है भाई साहब उसे ही जाना चाहिए, यस और नो, जल्दी बताओ। जो प्रॉपर्टी एक्चुअल में खरीद रहा है वही जाएगा रजिस्ट्री कराने, सब रजिस्ट्रार के सामने जाके खड़ा होगा, फोटो क्लिक होगा, कितना सुंदर फोटो आता है ना, जैसा आधार कार्ड में होता है, बिल्कुल वैसी कैमरे से एकदम ब्यूटीफुल, जस्ट लुक लाइक ऐश्वर्या राय। सो अब देखिए, अब आप जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं वही जाएगा। अब एक बात और भी है यहाँ पे, अगर कंपनी है तो आपने कभी देखा कि कंपनी, आज कंपनी नहीं है क्या यहाँ पे, कि नहीं रिलायंस कंपनी तो प्रॉपर्टी रजिस्ट्री कराने जाए, उसकी कॉमन सील तोड़ी जा रही है, क्या कंपनी रजिस्ट्री कराने जाती है? पर क्या कंपनी प्रॉपर्टी परचेज कर सकती है? यस, कंपनी के पास अधिकार है कि कंपनी अपने नाम से संपत्ति एक्वायर कर सकती है। तो बताओ ऐसी स्थिति में प्रॉपर्टी कौन खरीदेगा, कंपनी के बिहाफ पे कौन जाएगा, ऑथराइज्ड पर्सन। क्या बोला मैंने? तो कंपनी के केस में कौन जाएगा प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने, ऑथराइज्ड पर्सन। उसी के साथ साथ अगर आप बाहर हो, आउटसाइड इंडिया हो, सपोज करिए, बात सुनिए जरा ध्यान दीजिए, सपोज करिए मान लीजिए 1% के लिए मैं लंदन में हूं और वहां से हमें जो है एक फ्लैट जो है, ये एक प्लॉट जो है, छोटा सा प्लॉट है, उसे सेल आउट करना है। तो क्या वो जो प्लॉट है, मैं लंदन से यहाँ प्लॉट सेल आउट करने आऊं, उतना तो मेरा खर्चा आ जाएगा, तो क्या किया जाए? ऐसी स्थिति में आपने अगर एक कपूर के सीरियल्स देखे हैं, कभी कभी देख लिया करो, काम की बातें समझ में आ जाती है। एक कपूर के सीरियल्स देखे तो उसमें आपने देखा होगा एक फाइल रहती है और उसमें जिसमें फ्लैशलाइट ज्यादा होती है ना, तो वहां पे साइन करवा रहे हैं, नीचे कुछ डॉक्यूमेंट्स लगे हुए प्रॉपर्टी के और उसके ऊपर साइन करवा लिया। कभी ऐसे देखा फर्जीवाड़ा टाइप करते हैं, जो भी सीरियल में बहुत ज्यादा किसका रोल होता है, वो क्या बोलते हैं उसे, बहुत नेगेटिव रोल होता है ना जिसका, जैसे पुराने टाइम में होती थी कमोले का, आपने सुना नहीं होगा शायद, आप तो बच्चे होंगे उस टाइम। एक समय था उस टाइम बड़े सारे सीरियल्स आते थे तो उसमें एक नेगेटिव रोल प्ले करती थी कमोले का, ठीक है। तो कमोले का जो है मान के चलिए अब वो पेपर साइन करवा रही है। अब पेपर कैसे, देखो सुनो ध्यान से, पेपर कैसे, दो तरीके की अटॉर्नीज होती है, मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। दो तरीके की अटॉर्नीज होती है, वन इज अ जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी एंड सेकंड वन इज अ स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। अगर किसी ने आपसे अगर जीपीए साइन करा ली, कहानी खत्म। जीपीए का मतलब होता है जनरली जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सेल कर सकता है, ठीक है, फिर तो आपके हाथ में कुछ बचेगा ही नहीं। एसपीए का मतलब होता है स्पेसिफिक, स्पेशल, कि आपका एक छोटा सा प्लॉट है उसको सेल करना है तो बस वही सेल कर सकता है। तो इसके लिए कौन सी अटॉर्नी चाहिए, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। तो आप अपने बिहाफ पे किसी और पर्सन को भेज सकते हो, लेकिन उसके पास क्या होनी चाहिए, कर दिया ना पूरे कहानी की एकदम खराब। अभी सारी कहानी समझाई, कौन सी अटॉर्नी चाहिए, स्पेशल। एग्जामिनर ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है, बताओ ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि एक मिस्टर ए था, छोटे बच्चे समझते हैं ना आपको, कि एक मिस्टर ए था, उसने अपना प्लॉट सेल करा था अटॉर्नी के थ्रू, उसने क्या दे दी, जीपीए, क्या वो रजिस्ट्री हो सकते हैं, नहीं, इसके लिए क्या चाहिए, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। क्लियर होगी बात? अब देखो इट मीन्स यहाँ पे अभी तक मैं आपको सारे टॉपिक बता रही हूँ लेकिन अभी चैप्टर नहीं पढ़ रहे, अभी तो जस्ट हम समझ रहे हैं। अब मुद्दा ये उठता है कि मैम एक बात बताओ, रजिस्ट्री क्या हर एक डॉक्यूमेंट की होती है? क्या हर एक डॉक्यूमेंट की रजिस्ट्री कंपलसरी है मैम? हर डॉक्यूमेंट की रजिस्ट्री कराएंगे? मैंने कहा ना बाबा ना, हर डॉक्यूमेंट की रजिस्ट्री कंपलसरी नहीं है। तो मैम उसके लिए दो सेक्शन है, एक सेक्शन है 17 और एक सेक्शन है 18 है मैम। हाँ देखो देखो इधर देखो, जरा देखो कौन सा सेक्शन है जरा बताइए, सेक्शन नंबर 17 और सेक्शन नंबर 18। 17 मतलब, अब याद रखना, 17 मतलब सुनना, 17 मतलब सता रहा है,
ध्यान देना मेरी बात पे। और एक और कमाल की बात बताती हूँ, अगर आप पास्ट एग्जाम उठाओगे तो ज्यादा नहीं 10 बार तो एग्जाम में आ चुका है, 10 टाइम्स सेम क्वेश्चन, 10 टाइम्स सेम क्वेश्चन। और लिख लो आज पेपर पे 10 बार बोल रही हूँ, 10 से ज्यादा ही आया होगा, कम नहीं आया। 10 टाइम्स सेम क्वेश्चन। 17 मतलब क्या कर रहा है, फिर से बोलो ना जोर से, क्या कर रहा है, सता रहा है। 17 इसका मतलब सेक्शन 17 में, सुना ध्यान से, सेक्शन 17 के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं उनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, उनका रजिस्ट्रेशन क्या है, कंपलसरी। और जो सेक्शन 18 में आते हैं उनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। 18 कैसे याद करोगे, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। अब सुनो मेरी बात, मान के चलिए 18 साल होने के बाद आपके पास क्या क्या राइट्स आते हैं, और एटीएम कार्ड। बस इन्हें, आजकल का बच्चा है ही एटीएम भाई, आजकल का बच्चा टेक्नोलॉजी की बात करता है बस, और तो कुछ करता ही नहीं है। कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी आ जाती है। और शादी की आयु क्या है, 20,000 21, ये भी पता है आपको, किसने बताई आपको, हाँ? आप 31 साल के हो जाओगे ना तब भी आपके पास ये राइट नहीं आएगा, इसलिए आप इसे भूल ही जाइए कि आप 21 साल के बाद शादी करने का अधिकार आ जाता है, तो भूल जाइए, क्योंकि इंडिया में पेरेंट्स अलाउड नहीं करते। 31 साल के भी हो जाओगे तो भी मम्मी पापा की मर्जी से शादी करनी है। बोलो यस मैम। अरे वो एक कॉन्सेप्ट अलग चलता है, लव कम अरेंज, लव प्लस कम 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 अरेंज। तो लव कम अरेंज एक अलग बात है, अदरवाइज शादी का तब तक मजा नहीं आता जब तक पैसे जो है ना उड़े ना, मतलब वैसे तो खत्म होते नहीं, लहंगा में, ड्रेस पे, वैसे लास्ट में फिर ये किया जाता है कि पैसों को, तो जब तक पैसे उड़े ना, और बेवकूफ़ी अगर आप ऐसा करते हो तो शादी जो है हमेशा किसकी मर्जी से होनी चाहिए। अब कुछ बच्चे हाँ ना भी नहीं करे, पेरेंट्स की मर्जी से। अब देखो पेरेंट्स को मनाओगे कैसे, पेरेंट्स को मनाने का तरीका, पहली बात तो अभी तो फिलहाल सोचना ही मत, और अगर बाय डिफॉल्ट आपको कोई बचपन का प्यार हो तो उसे संभाल के रखना, क्योंकि अभी आप कुछ हो नहीं और घर जाके बोलो मम्मी मम्मी जिससे मेरी शादी होगी आज मैंने वो लड़का ढूंढ लिया है, तो मम्मी बोलेगी डंडा लाना जरा, है ना। तो इट मीन्स अभी तो भूल ही जाइए कि अभी कुछ है। अभी तो आपकी जिंदगी में जो सबसे सच्चा प्यार आपका चल रहा है, बिल्कुल क्लोज वन, बिल्कुल एकदम दिल के पास है, वो है CS। तो इसकी डिग्री के बारे में सोचना। आगे चलते हैं। तो 18 वर्ष की कंवारी कली थी, घूंघट में मुखड़ा छुपा के चली थी। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, कॉन्सेप्ट। अब कुछ बच्चे ना, मैं जब गानों के थ्रू सेक्शन याद कराती हूँ तो बच्चा गाने में खो गया, 18 वर्ष की कंवारी कली थी। अब भाई मैं सेक्शन सिखा रही हूँ, आप इधर देखिए, तो इधर समझो जरा। 18 जो है ना, 18 में ना कुछ राइट्स आते हैं, तो 18 में जो प्रॉपर्टी आएंगी उनका रजिस्ट्री कराना कंपलसरी नहीं है। तो दो सेक्शन है, कौन कौन से, वन इज सेक्शन नंबर 17, सेकंड वन इज सेक्शन नंबर 18। सेक्शन 17 क्या है, सता रहा है, और सेक्शन 18, सेक्शन 18, हाँ सेक्शन 18। अब देखो एक दिन एक बच्चे की हुई पिटाई, कैसे हुई जरा सुनिए। ऐसा है कि मैं कई सारे सेक्शन जो है ना वो मजे मजे में सिखाती हूँ ताकि बच्चे को याद हो जाए। अब वो बच्चा मेरा रिवीजन सेशन ले रहा था, तो रिवीजन के दौरान सारी सेक्शन आते हैं। तो सबसे पहले तो जब क्लास स्टार्ट हुई तो हम ऐसे स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, किसकी बात करते हैं, लॉ की। फिर उसके बाद सेक्शन 7 आता है। तो सेक्शन 7 में मैं याद करवा रही थी, बच्चा मेरे साथ साथ बोल रहा था, 7 फेरों से बंधा ये जन्मों का बंधन। इतनी देर में उसकी मम्मी की एंट्री हुई, 7 फेरों से बंधन बांध रहा, पढ़ने भेजा था तुझे। इट मीन्स वो कह रहे नहीं ये सेक्शन नंबर 7 है। फिर उसके थोड़ी देर बाद सेक्शन 18 आ गया कन्वर्जन का। तो उसके बाद वो गाना गा रहा था, 18 वर्ष की कंवारी कली थी। उसकी मम्मी ने कहा किताब दे मुझे, तू पढ़ नहीं रहा, तो यहाँ बैठ के गाने गा रहा है। लेकिन ये हमारा तरीका है सेक्शन से याद करने का। तो सुनिए जरा, 18 मतलब 18 वर्ष। यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं उनका रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है। रजिस्ट्रेशन हो भी सकता है और रजिस्ट्रेशन नहीं भी हो सकता। क्लियर या ऑल क्लियर। अब सुनो अगली बात। हमने कहा इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, जब भी कभी हम पब्लिक एट लार्ज को इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि हमने जो है प्रॉपर्टी ले ली और हमारे पास कौन से राइट्स आ गए, जरा बताओ ना,
लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन अराइजिंग अफेक्टिंग पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। और यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है। रिकॉर्ड कौन करता है? सब रजिस्ट्रार। सब रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर होता है, उसमें रिकॉर्ड किया जाता है कि ये प्रॉपर्टी है और इसके नाम पे है। उसके बाद रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट्स बताना कौन कौन से। एक है सेक्शन नंबर 17, दूसरा है सेक्शन नंबर 18। उसी के साथ साथ अब देखिए जरा, यहां पे समझते कुछ पॉइंट्स को। रजिस्ट्रेशन का मतलब है यहां पे कि रजिस्ट्रेशन का मीनिंग है रिकॉर्डिंग ऑफ कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट। किसके पास? रजिस्ट्रिंग ऑफिस। रजिस्ट्रेशन एक्ट का जो पर्पज है, एंश्योरिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट टू डील लैंड और क्या, लैंड और क्या, अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी। जो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हो जाता है वो ज्यादा क्या हो जाता है? ऑथेंटिक एंड ट्रस्टेबल। क्यों ऑथेंटिक हो जाता है? कि अगर रजिस्ट्री हो रखी है प्रॉपर्टी की तो उसको हम दिल ठोक के बोल सकते हैं ना, दिल ठोक के प्रॉपर्टी मेरी है, मैं तुझे बेच रहा हूं, ठोक बजा के पैसे मांग सकते हैं। ये और नो, मान के चलिए कोई प्लॉट है और वो हमारे नाम पे है कि प्लॉट हमारा है, तो हम उससे बोलेंगे भाई 50 लाख से 25 पैसे कम नहीं है, लेना हो तो लो और नहीं लेना हो तो हवा खाओ। ये और नो बोल सकते हैं ना कि प्लॉट हमारे नाम पे है और इसकी कीमत है 50 लाख और 50 लाख में से 25 पैसे कम नहीं है, आपको लेना है तो लीजिए और नहीं लेना है तो रहने दीजिए। अगर मान के चलिए हमने कोई प्लॉट ले तो लिया है सस्ते दामों में, लड़ाई झगड़े से पोजीशन ले लिया, उसका कब्जा ले लिया। कैसे कैसे कब्जा ले लिया? कब्जा ले लिया, कब्जा मतलब समझते हो? पोजीशन। कैसे कब्जा ले लिया? कब्जा कैसे लिया जाता है? मैम हमें क्या पता, हम तो सीधे साधे बच्चे। भाई कब्जा कैसे लिया जाता है? वो कह रहा हड़प्पा, हड़प्पा कल्चर, हड़पना। कहाँ के बेटा? अच्छा, ऐसी स्थिति आपने देखी कभी? बताएगा वो। ऐसा होता है कभी? क्या किया जाता है? रखा हुआ है कहाँ? अलमारी में। हाँ हाँ बोलो बोलो। ठीक है। फिर गवर्नमेंट अपनी अलमारी में रख लेती है। कोई बात नहीं, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। तो गवर्नमेंट की बात हुई, गवर्नमेंट की तो प्रॉपर्टी अगर आप हड़प भी लोगे तो गवर्नमेंट आपको हड़प लेगी, वो तो एक अलग बात हो गई। लेकिन कई बार क्या होता है, कोई बेचारा गरीब आदमी है, हल्का है, डंडे से मजबूत नहीं है, और कोई गुंडा टाइप का आदमी है, उसने क्या किया? बंदूक की नोक पे जबरदस्ती कब्जा कर लिया। जबरदस्ती कब्जा कर लिया भाई सब प्रॉपर्टी पे, जबरदस्ती कब्जा कर लिया और कब्जा करके बेचने लगे, प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया। अच्छा एक बात बताओ, जितने बच्चे दिल्ली में किराए पे रहने आते हैं तो उनसे एक एग्रीमेंट साइन कराया जाता है, रेंट एग्रीमेंट। क्यों करवाते हैं वो साइन? स्पेशली लड़कियों से तो कराए नहीं कराए, लड़कों से जरूर कराते हैं। लड़कों को देखते ही कहते हैं कहाँ का रहने वाला हूँ, अच्छा यहाँ का, एग्रीमेंट साइन करो पहले। लीज एग्रीमेंट क्यों साइन कराते हैं? क्योंकि कहीं ऐसा ना हो ये लड़का हमारी प्रॉपर्टी हड़प जाए, रख ले अपने पास, अपनी अलमारी में रख के ले जाए, है ना। तो इट मीन्स ये जो क्या होता है कि अब मान के चलिए एक बच्चा सीएस करने आया, उसने सोचा सीएस तो जब होगी होगी, एक फ्लैट में रह रहा था, कब्जा कर लिया, उस पर कब्जा कर लिया भाई सब। उसके बाद वो फ्लैट बेच दिया। अब वो फ्लैट मतलब बेच रहा है, एक्चुअल में उसकी कीमत 70 लाख रुपीज है। उसने कहा मैं ये फ्लैट जो हूँ 20 लाख में बेच रहा हूँ। हमने कहा 10 लेने हैं, 10 लेने हैं। उसने कहा नहीं नहीं 10 दे दो चलो। अब उससे हमने 10 लाख में खरीद लिया। अब हमने उससे कितने में खरीद लिया? 10 लाख रुपए में। अब आगे बताइए, क्या हमने ये सही, ये फायदे का सौदा है नुकसान का? क्यों? क्योंकि उसका वो था नहीं, उसके पास टाइटल नहीं था, लेकिन हमने उससे जबरदस्ती बैड टाइटल पे खरीदा है। लेकिन इसमें भी कुछ फायदा हो जाएगा, वो बाद में बताऊंगी क्लास के बाद, ठीक है। अब यहाँ पे गलत हो जाएगा थोड़ा मतलब ये है कि जो मालिक होगा ना, उसे बेचारे को प्रॉपर्टी चाहिए, है ना। हम उससे बोलेंगे भाई दे देंगे, हमें 20 लाख दे दे, तेरी प्रॉपर्टी छोड़ देंगे। लेकिन ये गलत चीज है, रॉन्ग प्रैक्टिस है, तो एज ए लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी सही नहीं है। अब मुद्दा ये उठता है कि 70 लाख की प्रॉपर्टी अगर कभी आपको 10 लाख में मिल रही है तो आप समझ जाओ, क्या समझ जाओ जरा बताइए, कि इसका टाइटल बैड टाइटल है और ये प्रॉपर्टी जो है ये वैलिड ओनर नहीं है और ये प्रॉपर्टी जो है वैलिड रजिस्टर्ड नहीं है। तो देखिए ये क्या कहता है, ऑथेंटिसिटी।
इसे ही बोलते हैं ऑथेंटिसिटी। आगे समझते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। रजिस्ट्रेशन कहता है कि प्रोविजन रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट विद रेस्पेक्ट टू अथॉरिटी, स्टैंपिंग रजिस्ट्रेशन प्ले इंपॉर्टेंट रोल। जब भी संपत्ति को ट्रांसफर करेंगे, सुनिए ध्यान से, मैं अब आपको ट्रांसफर लॉ ही पढ़ाऊंगी, प्रॉपर्टी लॉज ही पढ़ाऊंगी, जिसमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ेंगे, जिसमें रजिस्ट्रेशन एक्ट पढ़ेंगे, जिसमें स्टैंप एक्ट पढ़ेंगे। आर यू गो टू पॉइंट? 4 लॉज ऐसे हैं जो बैक टू बैक काम आते हैं। दीज टू मेक डॉक्यूमेंट्स मोर ऑथेंटिक। आगे कहते हैं जी, आगे अगर हम इसमें बढ़े तो हमारे सामने आते हैं 2 सेक्शन, एक आता है सेक्शन नंबर 17 और दूसरा आता है सेक्शन नंबर 18। तो सेक्शन 17 के अंदर क्या है? दोज हुज रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी, इट मींस कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, और 18 में आता है ऐसे जिनका रजिस्ट्रेशन क्या है? ऑप्शनल है, आप करा भी सकते हो और नहीं भी करा सकते। तो अभी मैं चैप्टर नहीं पढ़ा रही, मैं सिर्फ चैप्टर का रूट मैप समझा रही हूं। उसके बाद बच्चों आप देखोगे इसमें आपको एक केस दिखाती हूँ। केस सुनो, केस सुनो, केस क्या है? अब मेरी बात सुनना ध्यान से, और इसे ना प्रैक्टिकल समझते हैं, बिल्कुल भी थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे नहीं। मान के चलिए किसी को मान लेते हैं मिस्टर ए, ये मिस्टर ए है, अभी के लिए इसे मान लो मिस्टर ए। इस मिस्टर ए ने मुझे एक प्लॉट, इस मिस्टर ए ने एक प्लॉट सेल किया। क्या सेल किया जरा बताना? मिस्टर ए ने एक प्लॉट सेल किया, और सेल नहीं किया, गिफ्ट में दिया। क्या दिया जरा बताना? गिफ्ट में। गिफ्ट मतलब समझते हो? गिफ्ट मतलब क्या? गिफ्ट में दिया मुझे प्लॉट, उपहार दिया। मीन्स व्हाट? गिफ्ट मतलब उपहार। अरे मतलब बिना कंसिडरेशन के, सीधी बात पे आइए ना, कि बदले में मैंने इसे कोई पैसा नहीं दिया और इसने मुझे जो गिफ्ट दिया एक प्लॉट, और मेरे पास रजिस्ट्री का टाइम होता है। रजिस्ट्री ये नहीं है कि आज ही प्लॉट लिया तो आज ही रजिस्ट्री कराते, 4 महीने का टाइम होता है। समझ में आई बात? अभी मैं आगे चल के बताऊंगी कि कितने दिन में रजिस्ट्री होती है। तो इट मींस अब मुद्दा ये है कि मैंने इनसे प्लॉट गिफ्ट में लिया, तो जो गिफ्ट देता है उसे क्या बोलते हैं? बोलो जल्दी से। जो गिफ्ट देगा उसे क्या बोलेंगे? डोनर। और जो गिफ्ट रिसीव करेगा उसे क्या बोलेंगे? डोनी। रिसीवर नहीं, बैड बॉय। इधर देखो, जो गिफ्ट देगा उसे क्या बोलेंगे? डोनर। और जिसको गिफ्ट मिलेगा उसे क्या बोलेंगे? डोनी। इट मींस इन्होंने एक प्लॉट जो है गिफ्ट में दिया, और भाई साहब हुआ क्या कि अब इसकी रजिस्ट्री करानी थी, लेकिन रजिस्ट्रेशन कराने का टाइम था 4 मंथ्स। कितना मंथ था जरा बताना? डोनर उड़ गया, मतलब खिसक गया डोनर। समझो ना क्या हुआ? क्या हुआ जरा बताना? डेथ हो गई। और इन्होंने अभी तक 2 महीने हो चुके थे, क्योंकि इनके पास 4 महीने का टाइम था, इन्होंने रजिस्ट्री नहीं कराई। अब देखो क्या होता है। डोनर के भाई है, डोनर का भाई है रक्षित। रक्षित ने कहा पता है क्या कहा? सुनो जरा ध्यान से। रक्षित ने कहा कि भैया ये प्रॉपर्टी जो इधर दे दे, प्रॉपर्टी को इधर दे दे। क्यों? किससे मांगने लगा? डोनी से। पता है क्या कहता है? डोनी से कहता है कि प्रॉपर्टी वापस कर दे। डोनी ने कहा मैंने पूरा पैसा दे चुका हूं, है हाँ मैंने पूरा पैसा दे दिया है, और इसने मुझे पोजेशन दे दिया, तो पैसा भी आ गया है। ये देखो पैसा भी आ चुका है और साथ में पोजेशन भी आ गया। पोजेशन मीन्स व्हाट? कब्जा भी आ गया, पैसा भी आ गया। लेकिन क्या नहीं कराया? रजिस्ट्रेशन से पहले ही किसकी डेथ हो गई? डोनर की डेथ हो गई। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक हो सकती है? अभी मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया, मैं बस आपसे पूछ रही हूँ, क्या ये प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक हो सकती है रक्षित के पास, जो डोनी का भाई है? और सुनो, क्या ये प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक कर दोगे? हाँ, क्या ये रिवर्ट बैक हो जाएगी? जब इन्होंने गिफ्ट दिया होगा ना, तो उसकी एक डीड बनाई होगी, उसे बोलते हैं गिफ्ट डीड। मतलब एक एग्रीमेंट साइन होता है, और इसमें ना विटनेस भी होंगे, और विटनेस के सामने ही साइन हुई थी। विटनेस के सामने क्या हुई है? विटनेस ने बोला भाई रक्षित तुम ये प्रॉपर्टी वापस नहीं ले सकते। कि क्यों? क्योंकि हमारे सामने एग्जीक्यूट हुई है और ये वैलिड एग्जीक्यूशन है, और डेथ होने से रजिस्ट्रेशन पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि डोनर का जो काम था वो डोनर पूरा कर चुका है, अब कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब सुनिए जरा, ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे। ये देखिए, अमृत एग्जीक्यूटेड अ गिफ्ट डीड। अमृत एग्जीक्यूटेड अ गिफ्ट डीड इन हिज लाइफ टाइम इन फेवर ऑफ, किसके फेवर में करिए जरा बताना?
इन फेवर ऑफ भानु। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। गिफ्ट डीड क्या नहीं हुई? रजिस्टर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ क्या? अमृत। भानु आफ्टर डेथ ऑफ अमृत प्रेजेंटेड डीड बिफोर रजिस्ट्रार, किस पर्पस के लिए? रजिस्ट्रेशन। लेकिन यहां अमृत का भाई था, अमृत का भाई है कौन? रक्षित, और इसने क्या रेज कर दिया? फॉरवर्ड रजिस्ट्रेशन ऑफ गिफ्ट डीड। किस ग्राउंड की बेसिस पे? फेक सिग्नेचर किसके कराए? अमृत के। अब यहां पे जो विटनेस थे, कौन से वाले विटनेस जरा बताना? जो गिफ्ट डीड के दौरान प्रेजेंट थे। कंटेंटेड दैट सिग्नेचर वर मेड इन देयर प्रेजेंस बाय डोनर एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ गिफ्ट डीड, वेदर गिफ्ट डीड बी ट्रीटेड एज वैलिड फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट। क्या ये वैलिड होगी या वॉइड होगी? वैलिड होगी। इसका एक डिसाइडेड केस है बच्चों, सुनो, ये डिसाइडेड केस है, ये इसके बेसिस पे आया इसके बेसिस पर आया, और ये डिसाइडेड केस है। इस डिसाइडेड केस का नाम है कल्याण सुंदरम वर्सेस कटप्पा। अरे कटप्पा नहीं है, करुप्पा। कल्याण ना सुंदरम वर्सेस करुप्पा का डिसाइडेड केस है। और इसमें एक बात लिखी हुई है कि सुनो 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 सुनो, इसमें एक बात लिखी हुई है कि अगर गिफ्ट हैंडओवर हो चुका है डोनर से किसके पास? डोनी के पास, और डोनी ने उसे क्या कर लिया? द फॉर्मर हैज डन क्या? एवरीथिंग इन हिज पावर, कंप्लीट डोनेशन मेक इफेक्टिव, एंड इफ इट इज प्रेजेंटेड बाय पर्सन इंटरेस्टेड, रजिस्ट्रार मस्ट क्या करेगा? रजिस्टर करेगा। मतलब रजिस्ट्रार को उस प्रॉपर्टी को क्या करना पड़ेगा? रजिस्टर। नाइदर डेथ नor revocation by donor is a ground for refusing registration provided other conditions are compiled with। तो किसी के डेथ होने से उसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। इसका मतलब एक बात तो साफ हो गई है कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी हमें मिलती है और वो भी प्रॉपर्टी है इमूवेबल, गिफ्ट के रूप में, गिफ्ट के रूप में, तो उसकी रजिस्ट्री करानी कंपलसरी है। एक तो ये बात हुई। ये बात कहाँ लिखी हुई? ये लिखी हुई है सेक्शन 17 का ए पॉइंट कहता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट ऑफ, अगर गिफ्ट के रूप में आपको कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी मिली है तो आप दिल पे ना जाए, आप दिल से ना सोचें, कानून के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, उसका रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। आपको उसका रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आई क्या कहना चाह रही हूं मैं? अब यहाँ पे एक डिसाइडेड केस सुनिए, मतलब केस ऐसे कोर्ट केस बहुत चलते हैं। एक दिन का टाइम था, रॉकी की वाइफ है जॉकी, रॉकी की वाइफ है जॉकी या कुछ और नाम रखते हैं, अच्छा जस्सी। अब रॉकी की वाइफ है जस्सी, रॉकी बड़ा खुश हुआ और खुश होकर उसने जस्सी को गिफ्ट दिया। और गिफ्ट क्या दिया? गिफ्ट दिया छोटा भीम नहीं, रॉकी ने खुश होकर अपनी वाइफ को गिफ्ट दिया। बच्चों सुनो सुनो जरा, क्या गिफ्ट दिया है? एक फ्लैट दिया बॉम्बे में, जो एक बॉम्बे का फ्लैट है वो गिफ्ट में दे दिया, गिफ्ट में दे दिया। अब जस्सी बड़ी खुश हुई, खुशी खुशी के साथ साथ बड़ी खुश हुई, बड़ी खुश हुई, और वो बड़ी ही खुश हुई, और वो बड़ी ही खुश हुई। लेकिन आप जैसे जानते हो खुशी के बाद दुख, और दुख के बाद खुशी, और धूप के बाद छाँव, और रात के बाद दिन होता है। ऐसे कुछ आगे चल के दोनों में कुछ मतभेद हो गए और लड़ाई हो गई और डिस्प्यूट्स हो गया। और डिस्प्यूट होने के बाद क्या होता है बच्चों, पति और पत्नी के बीच में? देखो ये तो तुम्हें बड़ा अच्छे से पता, तलाक। यस बिल्कुल सही कहा आपने। और उनके बीच में स्टार्ट हो गया, अब नहीं बोल रहे बच्चे, उनके बीच में स्टार्ट हो गया लड़ाई, नहीं तलाक। लड़ाई के आगे वाली स्टेज होती है तलाक, ठीक है। अब क्या हुआ, तलाक के दौरान जब तलाक की प्रोसीडिंग्स चल रही थी तो जस्सी के पास जो फ्लैट था, जस्सी ने तो पहले तो आप जानते ही हो कि जब शुरू में शादी होती है तो लड़की कैसे कैसे स्टेटस लगाती है, आई कांट लव विद यू, आई लव यू अ लॉट, यू आर माई लाइफ लाइन। और गाने भी ऐसे होते हैं, जिंदगी में ये वो, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बन के, कभी जाना ना तलाक लेके, ऐसे करके। मतलब स्टार्टिंग आप समझ सकते हो, माय बाबू माय सोना, पता नहीं क्या क्या लिखते हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि वो स्टार्टिंग में बड़ा प्यार मोहब्बत थी, तो उस समय जो जस्सी ने उसका फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं कराई। क्यों नहीं कराई? प्यार प्यार में उसने रजिस्ट्री नहीं कराई। अब प्यार जब टूटने लगा, जब प्यार टूटने लगा और टूटने की कगार पे खड़ा हो गया, उस समय वकील साहब कहने लगे वो प्लॉट अब तुम्हारा नहीं है, फ्लैट जो मिला था ना बॉम्बे वाला तुम्हारा। क्यों? वो तो मेरा है, वो तो मुझे गिफ्ट में मिला था। कि गिफ्ट में मिला था मैम, सेक्शन नंबर 17 और उसका क्लॉज ये कहता है
कि अगर गिफ्ट के रूप में आपको कोई भी संपत्ति मिलेगी तो आपको उसकी रजिस्ट्री करानी कंपलसरी है, और आपने उसकी रजिस्ट्री तो कहती है तलाक कैंसिल करो। ठीक है, अब सुनिए, मेरी बात सुनिए, जरा ध्यान दीजिए। इसका मतलब गिफ्ट के रूप में आपको कोई भी संपत्ति मिले तो आपको उसकी क्या करानी है, रजिस्ट्री करानी है, और रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। तो इन केस वेयर डोनर डाइज before registration, the document may be presented for registration after his death, and it will have same effect of registration in his lifetime. The registration deed gift operate from the date of execution. अब मुझे ना आपको यहाँ पे एक टर्म सिखानी है, क्योंकि जब तक हमें इस चीज की क्लैरिटी नहीं होगी ना तो मजा नहीं आएगा। अब देखो, दो बातें हुई है, एक होता है एग्जीक्यूशन होना, है ना, एक होता है क्या, एग्जीक्यूशन, और एक होता है बच्चों रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन कोई नहीं जमने का, कहीं कुछ ठंड नहीं है भाई सब, ये दिमाग में ज्यादा ठंड होती है, वैसे ठंड वंड कुछ नहीं है। सुनो, एक होता है एग्जीक्यूशन और एक होता है रजिस्ट्रेशन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ एग्जीक्यूशन एंड अ रजिस्ट्रेशन? बहुत ज्यादा ठंड लगती है तो अगर आपके घर में स्टेयर्स है ना तो 10-5 स्टेयर्स ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो जाओ। उसके दो फायदे हैं, एक तो ठंड दूर हो जाएगी, तो ऊपर से एक्सरसाइज हो जाएगी, ये सुन लो। तो जो इस एज के बच्चे हैं, जिस उम्र में आप हो, जिस एज में आप हो, ठंड किसे लगती है? बूढ़ों को ठंड लगती है? बूढ़ों को भी नहीं लगती भाई, दिमाग से ठंड लगती है। और ठंड के अभी दिन तुम्हारे आए नहीं है, और कुछ बच्चे भाई सब कैप पहन के आएंगे ऐसे ऐसे करके, ऐसे एकदम कैप, मतलब अब वो बच्चे, कुछ बच्चे कैप पहन रहे वो उतार देंगे भाई, कैप पहन के आएंगे। वो छोटे बच्चे नहीं होते 2-3 साल के, उनको कैप वैप पहना के रखते हैं, और मदर्स ना 2-2 कैप भी पहनाती है, मंकी कैप भी पहन, एक और कैप पहन की, क्यों? मेरे बच्चे को ठंड लग जाएगी। अरे भैया, जब ठंड लगनी होती है ना तो कैप में भी लग जाती है। तो ठंड जो होती है ना, आप तो बड़े बच्चे हो गए, अब छोटे क्लास के बच्चे थोड़ी है, आपकी भी विंटर वैकेशंस होती हैं आपकी विंटर वैकेशंस, भूल जाना, विंटर वैकेशन में सिलेबस हो जाएगा। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात, सुनिए ध्यान से। तो जो ठंड वंड ज्यादा फील होती है ना, वो मन से फील होती है, गर्मी में मन से फील होती है। और जो पढ़ने वाली एज के जो लोग होते हैं ना, देखो आपने देखा होगा बहुत सारे जो तपस्वी होते हैं, तपस्वियों को ना तो ठंड लगती है और ना गर्मी लगती है। तो आप तपस्या ही तो कर रहे हो, ये आपका तप ही तो है। तो जिस समय तप करते हैं आप तपस्वी जीवन जी रहे हो, साधना कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, मतलब साधना कर रहे हो, और इस जीवन में ठंड और गर्मी लगनी नहीं चाहिए। देखो, मैं ऐसा पर्सनली मानती हूं कि हमारा जो शरीर है इसका कुछ होना जाना नहीं, ये एक दिन क्या होगा, इसको लकड़ियों पे डाला जाएगा और अच्छे घी से, शुद्ध घी से इस्तेमाल करके, माचिस वाली अच्छी वाली माचिस से लगा ली जाएगी आग, और इसके बाद इसकी हो जाएगी राख। इसका कुछ नहीं होना। इसलिए जिंदगी में अगर आए हैं तो इससे काम ले लिया जाए, और इससे काम लेने नहीं देता दिमाग, क्योंकि दिमाग तो कहता है सुबह 6 बजे, हाँ ये तो सोने का सबसे अच्छा टाइम है, इसी टाइम तो सोने का, ये जिंदगी की क्या मौज है। और वो रजाई जो ब्लैंकेट जो अपनी ओर आकर्षित करती है, तो दिमाग है ना इस शरीर से कुछ करने नहीं देता। तो तुम्हें दिमाग को कंट्रोल करना है, उससे कहना है चुप बैठ, सोने का टाइम है ही नहीं है। सोने का टाइम रात को होता है 4 बजे तक, 9 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में सोने का टाइम होता है, जिस टाइम फोन चलाते हैं। अब उठने का टाइम है, उठना है तो उठना है। तो इट मीन्स ये जो शरीर है ना भाई, इसका कुछ नहीं होना। इसे कोशिश करो फिट रखो, अच्छी चीजें खाओ और ज्यादा एक्सरसाइज करो, क्योंकि फिर हार मान जाता है, थक जाता है। इससे काम लो ढंग से। अभी जो है पढ़ाई लो, पढ़ाई के बाद 20-25 साल जम के काम करो, मेहनत करो, अच्छा पैसा कमाओ, ताकि आपके बच्चे, बच्चों के बच्चे और बच्चों के बच्चे भी एंजॉय करें। 3 पीढ़ियों का जुगाड़ करके जाओ। अब एक मेरे से कोई ये मेरे पॉइंट को ऑब्जेक्ट कर सकता है कोई, मैं बिल्कुल सच्ची कह रही हूँ जो बात कह रही हूँ भाई साहब। अगर हम ज्यादा पैसा कमाएंगे मेहनत करके, तो इससे हमें नेक्स्ट टाइम भी अब भी फायदा मिलेगा, हमारे बच्चों को फायदा मिलेगा, और उसके बाद हमें फायदा मिलेगा। कैसे? अगर आप ज्यादा पैसा कमा के, सही तरीके से मेहनत करके ज्यादा पैसा कमा के जाते हो, तो हो सकता है अगले जन्म में हम रिलायंस कंपनी के मालिक हो, उसी घर में पैदा हो, तो हमें कुछ करने की जरूरत ना पड़े। तो इसीलिए हमें अब के लिए, प्रेजेंट के लिए और फ्यूचर के लिए क्या करनी चाहिए? मेहनत भाई साहब करनी चाहिए, आलसी नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है तो यू आर ट्रीटेड लाइक एनिमल्स। अगर एक इंसान जन्म मिला है, सब चीजें आपको पूर्ण मिली हैं, तो हमारा एक मिशन होना चाहिए, एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जीवन का मजे लेने का एक तरीका होना चाहिए। अदरवाइज हम पशु हैं, एनिमल्स हैं। और देखो, रोटी कपड़ा मकान, 3 इसेंशियल नीड्स होती हैं। ये तो भाई हर एक आदमी पूरी कर लेता है, और इससे ज्यादा जो है वो ज्यादा ही है, और ज्यादा के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए। अब मेरी बात सुनो, एग्जीक्यूशन और रजिस्ट्रेशन, तो ठंड हो गई दूर, आ जाइए बच्चों। वन इज एग्जीक्यूशन और सेकंड वन इज रजिस्ट्रेशन। एग्जीक्यूशन जिस दिन डीड साइन होगी
उसके अंदर डेट मेंशन होगी। ठीक, अब इस डेट में साइन होने के बाद क्या कराने जाता है? रजिस्ट्रेशन। तो ये जो टाइम है ये 4 मंथ्स का है सपोज, अभी मैं पढ़ाऊंगी आगे चल के कितने मंथ्स का है। फिर उसके बाद होगी रजिस्ट्रेशन। तो अब हमारे पास 2 डेट आ गई है, बताइए कौन कौन सी। एक आ चुकी है डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और एक आ चुकी है बच्चों डेट ऑफ एग्जीक्यूशन। अगर एग्जीक्यूट डोनर ने कर दिया, ठीक है बेटा, अगर डोनर ने एग्जीक्यूट कर दिया और उसने सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी, तो उसके बाद उसकी डेथ अगर हो जाती है तो उससे रजिस्ट्रेशन पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। यही समझाना चाह रही थी मैं। और ये डेट ऑफ एग्जीक्यूशन कहां पे मेंशन होती है? दैट इज टू बी मेंशन इन द डीड। और अगर गिफ्ट कर रहे हैं तो गिफ्ट डीड, और सेल कर रहे हैं तो सेल डीड। सिंपल। तो अगर गिफ्ट दे रहे हैं तो इसे क्या बोलेंगे? गिफ्ट डीड। और अगर सेल कर रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे? सेल डीड। तो देखो, इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन केस वेयर डोनर डाइज बिफोर रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट मे बी प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन आफ्टर हिज डेथ एंड इट विल हैव सेम इफेक्ट एज रजिस्ट्रेशन इन हिज लाइफ टाइम। ऑन रजिस्ट्रेशन द गिफ्ट डीड ऑपरेट फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन। कब से ऑपरेट करेगी जरा बताना? डेट ऑफ एग्जीक्यूशन। और इसके ऊपर डिसाइडेड केस था कौन से वाला? डिसाइडेड केस का नाम था प्रिवेसी काउंसिल, प्रिवेसी काउंसिल कल्याण सुंदरम वर्सेस करुप्पा। कल्याण सुंदरम वर्सेस क्या बताया जरा मुझे बताना? करुप्पा। क्लियर या ऑल क्लियर? नीचे हमने क्या पढ़ी है? नीचे हमने क्या पढ़ी है जरा बताना? केस स्टडी। केस स्टडी समझ में आई क्या थी? फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया था, सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 1। अच्छा, सेक्शन 17 में जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं उनका रजिस्ट्रेशन कराना क्या है? कंपलसरी। एग्जाम का क्वेश्चन देखिए, एग्जाम का क्वेश्चन देखिए। एग्जाम में सेक्शन 17 में 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक आता है सिंपल फ्री का क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ भी जाए तो आपको टेबल पे खड़े होकर डांस करना है। क्यों? क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन आ गया। लेकिन ऐसे क्वेश्चन अब कम आते हैं, आपके केस स्टडी फॉर्मेट में आ सकता है। वो ये है जो अभी अभी जस्ट मैंने आपको कराया, अभी जस्ट मैंने आपको कराया ना, बहुत पुराने टाइम से आ रहे हैं ये। 12 में, 13 में, 14 में, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है एज इट इज। ठीक है, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो इधर देखिए आप, दिसंबर 17, 2010, मैंने बताया ना कम से कम 10-15 बार रिपीट हो चुका है, रिपीट होता रहता है। उसके बाद सेक्शन 17(1) जो हम पढ़ रहे थे, एक क्वेश्चन और पढ़िए। यश साइंड अ गिफ्ट डीड इन फेवर ऑफ राजा बाबू, राजा, इन फेवर ऑफ राजा। जो ये डीड किसके फेवर में की है? राजा। If Yash does not agree to its registration, will gift deed be registered? अब उसने एग्जीक्यूट तो कर दिया लेकिन वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, मतलब एग्जीक्यूशन तो हो चुका है लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे हैं। एग्जीक्यूट हो चुका है लेकिन रजिस्ट्री नहीं करा रहे। इज इट पॉसिबल? इफ यश डज नॉट एग्री टू इट्स रजिस्ट्रेशन, विल गिफ्ट डीड बी रजिस्ट्रेशन? बताइए क्या हो सकता है, नहीं हो सकता? कम ऑन बताइए बेटा, क्या रजिस्ट्रेशन हो सकता है? अभी अभी हमने कहा था डोनर जिंदा है, डोनर मर गया, डोनर यस बोल रहा है, डोनर नो बोल रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने डेट ऑफ एग्जीक्यूशन पे साइन कर दिया ना, दैट्स इट। अब रजिस्ट्री होगी ही होगी, रजिस्ट्रेशन पे कोई इंपैक्ट नहीं जाएगा। रजिस्ट्री गिफ्ट डीड देने के बाद, डीड मतलब एग्रीमेंट होता है, करने के बाद आप मना नहीं कर सकते, तो उससे कोई इंपैक्ट नहीं जाएगा। तो देखिए क्या कहता है, ये कहता है कि merely requires donor should have signed the deed of gift, hence gift deed can be registered even donor does not agree to its registration। ये बात कहाँ से आई थी? कल्याण सुंदरम वर्सेस करुप्पा, ये यहाँ से आई है। देखो ये इस लाइन को आप ध्यान से पढ़ो, एक बार ध्यान से पढ़ना है मेरे साथ साथ। ये कहता है रजिस्ट्रेशन इज नेसेसरी फॉर एनफोर्समेंट ऑफ गिफ्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, इट डज नॉट सस्पेंड गिफ्ट अंटिल रजिस्ट्रेशन एक्चुअली टेक्स प्लेस व्हेन इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट हैज बीन हैंडेड ओवर बाय कौन? डोनर। किसको दे देता है? डोनी को। और उसने क्या कर लिया? एक्सेप्ट। फॉर्मर हैज डन एवरीथिंग, फॉर्मर का मतलब समझ रहे हो? डोनर हैव डन एवरीथिंग in his power to complete donation to make it effective, and if presented by person necessary interest within prescribed time, registrar must register it। रजिस्ट्रार को उसे क्या करना पड़ेगा? रजिस्टर करना पड़ेगा, वो चाहकर भी उसे मना नहीं कर सकता। अब बताइए क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया?
कोई दिक्कत किसी बच्चे को? देखो बच्चों, अब इसमें हम कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या क्या पढ़ने हैं। डॉक्यूमेंट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जिनका रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है? आज तक आपने सुना होगा कि रेंट एग्रीमेंट 11 महीने का होता है। कितने बच्चों ने बात सुनी है कि रेंट एग्रीमेंट 11 महीने का होता है? भैया 11 से ज्यादा भी होता है, 11 से ज्यादा भी होता है। अगर 11 तक का है आपका तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, अगर उससे ऊपर जाते हैं ना तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है लीज डीड का। तो इसीलिए सब लोग रेंट एग्रीमेंट कितने दिन का बनवाते हैं? 11 महीने का। ये प्रैक्टिस है। आगे देखिए और आगे चलते हैं। डॉक्यूमेंट जिसका रजिस्ट्रेशन कराना क्या है? ऑप्शनल। कौन सा सेक्शन है जरा बताना? सेक्शन नंबर 18। टाइम लिमिट कितने दिन का है? 4 मंथ्स। 4 मंथ्स कहां से चेक करेंगे? फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन मतलब समझ गए, जो एग्रीमेंट में डेट साइन करी है, जिस डेट से इफेक्टिव करा है उसी। अभी मैं पढ़ाऊंगी, मैंने पढ़ाया नहीं है। उसी के साथ साथ और आगे बढ़ते। टाइम लिमिट हमारा हो गया है 4 मंथ्स। अभी प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन बता दो जल्दी से। प्लेस, यस प्लेस बताओ जल्दी से। प्लेस क्या रहेगी? जहां पे हमारी मूवल प्रॉपर्टी सिचुएटेड होगी उसी के जुरिस्डिक्शन में किसके पास? सब रजिस्ट्रार। लो जी भैया। हु कैन प्रेजेंट फॉर डॉक्यूमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन? प्रेजेंट कौन करेगा? जो एग्जीक्यूट कर रहा है, तो वो खुद जो क्लेम कर रहा है। और अगर वो वहां पर नहीं है तो रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकता है। अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तो ऑथराइज पर्सन। उसी के साथ साथ आगे आप देखोगे फिर प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन भी हो गया हमारा। एंड उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगी ओरल एग्रीमेंट इफेक्टिव होगा या नहीं होगा, और अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते तो इसका इफेक्ट क्या होगा। तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे चलते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। तो सेक्शन 17 जो है इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक